हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चाहे आप बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे आप एम फार्म के हों, चाहे पीएचडी हों, चाहे टीचर हों, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हमारे ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड पाइथन इंटीग्रेशन। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सर ये पाइथन की क्या आवश्यकता है हमारे फार्मेसी फील्ड पे। तो शायद इस क्वेश्चंस का आंसर मैं अच्छे तरीके से आज दे पाऊंगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट हमारे फार्मेसी फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है। क्योंकि बिना फार्मेसी के ड्रग डेवलपमेंट करना आसान नहीं है या पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा जो फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, वो केवल प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो ड्रग हैं वो हम लोग बनाते हैं। एज ए फार्मासिस्ट आपको प्राउड होना चाहिए कि आप ड्रग को डेवलप कर सकते हैं। सो समझते हैं, अगर अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो उस लेवल से मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं। तो मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपने पाइथन सीरीज जरूर देखा होगा। सो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा कि हाउ ए ड्रग इज डिस्कवर्ड, ये ड्रग कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, क्या उनके बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट समझते हैं हम लोग ड्रग के बारे में कि ड्रग होते क्या हैं। सो बेसिकली हम इसको लेमन में मेडिसिन बोलते हैं, दवाई बोलते हैं, जिससे हम लोग इंटेक करते हैं हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए। ड्रग्स का मतलब कुछ और भी होता है, जिसे हम एब्यूज़ ड्रग के रूप में जानते हैं, जिससे एक तरीके से आपका ओपियम है, हीरोइन है, जो कि बैंड है, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। हम बात करें ड्रग इस वीडियो पे, वो है हमारे मेडिसिन के बारे में। सो व्हाट इज़ द ड्रग? So any substance which can use to improve our health, either for the diagnosis, either for the prevention, either for the treatment or either for the cure। ये जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं हमारे हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए, उसे हम ड्रग बोल सकते हैं या मेडिसिन बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली टर्म की बात करें तो जब तक वो हमारे ऑफिशियल फार्माकोपिया पे या ब्रिटिश फार्माकोपिया पे, इंडियन फार्माकोपिया पे, यूएसपी पे नहीं आ जाता, उसका लिस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक वो ड्रग एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं माना जाता। तो इसी फिलहाल हम लोग एक केमिकल सब्सटेंस ही मान सकते हैं अभी के केस में। सो दे अल्टर द पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट इन आवर डिसीज कंडीशन। सो बेसिकली ड्रग क्या करता है, हमारे जो भी पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है, जो भी हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स हुए हैं, जो डिस्टर्ब हुए हैं, उसको रिस्टोर करता है ताकि हमारा इलनेस ठीक हो सके। तो उसे हम ड्रग की तरह बोल सकते हैं। ठीक, चाहे तो आप दुआ भी है, अगर आप दुआ करके किसी को ठीक कर सकते हैं तो वो भी एक तरीके से मेडिसिन ही है। ठीक है, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकली मेडिसिन। सो ड्रग डिस्कवरी स्टेज की बात करें तो ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है, बहुत ही फोकस्ड और मैनेज प्रोसेस होता है। 19th सेंचुरी से ड्रग डिस्कवरी स्टार्टेड हो चुके हैं, बहुत सारे ड्रग मार्केट में नए नए आ रहे हैं। तो अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 4 मेन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेज 1 to 4। तो फर्स्ट स्टेज हमारा है ड्रग डिस्कवरी, जिसमें आपके 2 to 5 ईयर्स लगते हैं। सेकंड हमारा है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, जिसमें हम 1 to 2 ईयर लगते हैं। थर्ड हमारा है क्लिनिकल डेवलपमेंट, जिसमें 5 to 7 ईयर तक लग जाते हैं। और फोर्थ हमारा है रेगुलेटरी अफेयर, जिसमें हम 1 to 2 ईयर लगते हैं। सो बात करें इनके प्रोसेस की तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 प्रोजेक्ट्स अगर कोई कंपनी लॉन्च करती है, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करती है, तब जाके 1 से 2 मॉलिक्यूल नए ड्रग आते हैं मार्केट पे। ठीक है, लेकिन बात करें इस ओवरऑल प्रोसेस की, जिसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं, आज के डेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एआई आ गए हैं, इंटीग्रेशन आ गए हैं। तो उनके थ्रू हम लोग जो स्टेजेस हैं उसको फास्ट कर सकते हैं। हाई थ्रूआउटपुट स्टैंड के थ्रू हम लोग ड्रग डिस्कवरी स्टेजेस को इजीली वे पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम हो जाता है। सो समझते हैं 1 by 1 इन सारे स्टेजेस को, और उन पे पाइथन का क्या रोल है वो हम समझते हैं 1 by 1। सो फर्स्ट हमारा है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी स्टेज में आपका जो मेन हमारा केमिकल सब्सटेंस है, वो एक लीड मॉलिक्यूल की बात करें या ड्रग मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें एक शेप लेता है। ठीक है, टू डिस्कवर ए इफेक्टिव मेडिसिन सेलेक्ट ए प्रॉपर टारगेट एंड लीड। अब ये टारगेट और लीड क्या होते हैं समझते हैं इससे पहली बार कि जो टारगेट्स होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो आपके एंजाइम्स हो, चाहे वो आयन चैनल्स हो, चाहे वो रिसेप्टर्स हो। ठीक, तो ये जो प्रोटीन्स हैं उन पे कहीं ना कहीं एफिनिटी होती है किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस के लिए, और वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारा लीड।
तो लीड बात करें, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर केमिस्ट्री के पढ़े होंगे आपने, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, OH2 ग्रुप है या SH ग्रुप है, तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, उन पे इंटरेक्ट करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग करके उन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके थ्रू जो सेलुलर सिग्नलिंग्स हैं या सेलुलर पाथवे हैं, एक्टिविटीज़ को अल्टर कर सकते हैं। तो उस तरीके से ड्रग काम करता है। तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक है हमारा ड्रग या ड्रग टारगेट सिलेक्शन, दूसरा है लीड सिलेक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेज है ड्रग डिस्कवरी का, उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टेमिक प्लानिंग टू ए प्रोजेक्ट टू डिस्कवर ए न्यू ड्रग फ्रॉम ए अननोन और नॉन सोर्सेस, आइदर नोवेल ड्रग और मी टू ड्रग। अब नोवेल ड्रग मतलब अननोन सोर्स से बिल्कुल नया मॉलिक्यूल्स हो, बिल्कुल मार्केट में कभी सुनने को नहीं मिला हो, उसका मोड ऑफ एक्शन पता नहीं हो। अब आते हैं मी टू ड्रग, जो ऑलरेडी मार्केट में ड्रग अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपको गैस्ट्रिक होता है, अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, तो आप मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं वो पेंटापिराजोल यूज़ करते हैं। याद रखिए, जब भी हम ड्रग की बात कर रहे हैं, उनके यूज़ की बात कर रहे हैं, तो बिना फिजिशियन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो एक रूल याद रखिए हमेशा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। ठीक। जो नोवेल ड्रग्स हैं वो अननोन से बनते हैं। जो मी टू ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक के लिए आता है पेंटापिराजोल, तो उसका जो क्लास हैं, जो और डेरिवेटिव्स हैं, पेंटापिराजोल के बाद आपका रिवेप्राजोल है, इलाप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, बहुत सारे उसके डेरिवेटिव्स हैं, उससे बोल सकते हैं मी टू ड्रग, जो ऑलरेडी मार्केट में हैं उनका ही डेरिवेटिव। ठीक। जो मेन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट हमारा टारगेट सिलेक्शन। हमने ड्रग अगर डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कुछ लीड डिसाइड कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम किस टारगेट पे काम कर रहे हैं। वो ड्रग जो है किस टारगेट पे, कौन से रिसेप्टर पे, कौन से एंजाइम पे, कौन से आयन चैनल्स पे काम करने वाला है, या किसके लिए हम जा रहे हैं, हम कौन सा डिसीज़ के लिए ड्रग ढूंढ रहे हैं। तो पहले हम लोग टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद चाहे वो रिसेप्टर हो, एंजाइम हो या आयन चैनल्स हो, सेकेंड हमारा काम होता है लीड फाइंडिंग्स। अब उस प्रोटीन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ऑप्टिमाइज्ड लीड है उसको हम फाइंड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मल्टीपल लिगेंड्स डिज़ाइन करते हैं, 100, 200, 300, 1000 लिगेंड्स तक डिज़ाइन होते हैं। फिर उनको वर्चुअल स्क्रीनिंग करके हम लोग उसको ऑप्टिमाइज भी करते हैं। तो जो लीड फाइंडिंग्स हैं, आइदर वो केमिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर सिंथेटिक या नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो केमिकल सोर्स भी हो सकता है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे प्लांट डिराइव्ड हो, एनिमल डिराइव्ड हो या मेराइन डिराइव्ड हो, वो भी हो सकते हैं। आई होप आपने कुछ चीज़ें पढ़ा होगा फार्मेसी में, अगर आपके क्लासेस शुरू हो गए हैं तो। नेक्स्ट हमारा है लीड ऑप्टिमाइजेशन। हमने 1000 लीड तो डिजाइन कर लिया है, लेकिन कौन सा लीड ऑप्टिमाइज्ड है, कौन सा लीड उस टारगेट के लिए फिट बैठ रहा है, उसको हम लोग वर्चुअल स्क्रीनिंग के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज द लीड एक्टिविटी ऑन सेलेक्टेड टारगेट्स लाइक द सेलेक्टिविटी, लाइक द मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी एंड पोटेंसी। जाहिर सी बात है, वो जो लीड होगा वो अच्छी तरीके से हमारे रिसेप्टर पे बाइंड हो, उसकी एफिनिटी अच्छी हो, प्लस उसकी सेलेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रग मल्टीपल टारगेट्स पे बाइंड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मल्टीपल टारगेट्स पे बाइंड हो रहा है तो मल्टीपल एक्टिविटी भी दे सकता है, अलग अलग डिसीज के लिए काम हो सकता है, और उससे साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते हैं। अगर कोई ड्रग सेलेक्टिव है कि वो एक ही रिसेप्टर पे, एक ही टारगेट पे काम कर रहा हो, तो उसकी एक्टिविटी सेलेक्टिव होगी, तो उसकी साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। सेकेंड है मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है, कोई ड्रग ले रहे हैं, जैसी ड्रग लेंगे वो मर जाएगा लीवर पे मेटाबोलाइज होने के लिए। अगर हम ओरल लेंगे तो ओरल लेने के बाद पहुंचेगा हमारे पोर्टल वेन के थ्रू, ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से पहुंचेगा हमारा लीवर पे, जहाँ पे मेटाबोलाइज्ड होगा, और वो हो सकता है कि इनएक्टिव हो जाए, तो काम का नहीं हो। तो उसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। देन उसकी पोटेंसी भी अच्छी होनी चाहिए। पोटेंसी मतलब होता है कम से कम कंसंट्रेशन में उसकी इफेक्टिवनेस अच्छी हो, 50% रिस्पॉन्स अचीव कर ले जिस कंसंट्रेशन पे, वो उसकी पोटेंसी मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं IC50 वैल्यू या EC50 वैल्यू, जो भी है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ 50%। ठीक। चलिए, नेक्स्ट होता है हमारा, अब समझते हैं इस पाइथन इंटीग्रेशन इन द ड्रग R&D, ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पाइपलाइन, तो कहाँ पे यूज़ होता है और कौन कौन से टूल किट यूज़ होते हैं। हमने पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन में हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज सुन चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस पे। उनके यूज़ कहाँ होते हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट आईडीज, जैसे कि बात करें स्टेज 1, इसमें जीनोमिक सीक्वेंस हैं, पैर्सिंग है, टारगेट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एनालिसिस है,
उससे उसका जो है हम बायोपाइथन या फिर बायो3D या अल्फाफोल्ड एपीआई के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में है हमारा हीट एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन। सो वर्चुअल स्क्रीन, मोलिकुलर डिस्क्रिप्टर कैलकुलेशन, फिंगरप्रिंटिंग जनरेशन, क्यूएसआर मॉडलिंग, ये सब जो हमारी स्टडीज़ हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं, आप बस अभी नाम समझिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो। अगर आप पीजी के हैं, पीएचडी के हैं, तो आपको पता ही होगा। उसमें आरडी किट, डीप कैम और पाई टॉर्च का यूज़ होता है। देन हमारा आता है डॉकिंग एंड एडीएमईटी, मतलब एडजॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन और टॉक्सिटी। ठीक है, एडीएमई। सो मोलिकुलर डायनामिक्स, टारगेट लिगैंड टारगेट डॉकिंग, टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक मॉडलिंग। इसका मतलब होता है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक मॉडलिंग। इसमें हम यूज करते हैं मीको, एमडीटी रेज और पाई आरएक्स और आडोडोक वीना यूज करते हैं डॉकिंग के लिए। ये पता ही होगा आपको अगर आप पीजी के हैं तो। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल एंड एनालिटिक्स। सो रियल वर्ल्ड एविडेंस एनालिटिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेटेड डोजर रिपोर्टिंग। ठीक, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जो उनके पेशेंट्स के डेटा होते हैं, एडीआर डेटा होते हैं, पेशेंट प्रोफाइल डेटा होते हैं, उस सब कुछ हम पाइथन के थ्रू जो बहुत सारे हमारे टूल्स हैं, लाइक आप पढ़ेंगे इस फर्स्ट सेमेस्टर में पांडास हैं, साइकिट लर्न है, पाई3डीमोल हैं, नमपाई हैं, मैटप्लोटलिब हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हैं हमारे इस रिसर्च फील्ड पे। क्या बेसिक इसके फायदे हैं आपके पाइथन और एआई के, समझते हैं वन टू वन। हाँ, अब समझेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। पिप इंस्टॉल, देन पैकेज के जो भी नेम होंगे, पिप इंस्टॉल, आरडीकिट, डीप कैम, बायो3D, ये सब लिख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट्स पे इजी। आते हैं एआई ड्राइवन वर्कफ्लो एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, आरओआई एंड एक्सक्यूजन। सो फर्स्ट इज द 10x स्क्रीनिंग स्पीड। जो स्क्रीनिंग है, खासकर वर्चुअल स्क्रीनिंग है, मोलिकुलर डॉकिंग के थ्रू हम लोग वर्चुअल स्क्रीनिंग के थ्रू हजारों लिगेंड्स का स्क्रीनिंग कर सकते हैं किसी टारगेट पे। हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा लीड हमारा है वो हाईली एक्टिव है। ठीक है, तो वर्चुअल स्क्रीनिंग वर्सेस ट्रेडिशनल वेब लैब एसेस की बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे इन विट्रो एसेस की, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हम वर्चुअल स्क्रीनिंग के थ्रू, डॉकिंग के थ्रू इजिली कर सकते हैं, तो 10x स्पीड हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है 60% लेस स्टेज कॉस्ट। जो स्टेज का कॉस्ट है, क्योंकि ये सब वर्चुअली होता है, कंप्यूटर के थ्रू होते हैं, तो उन पे कॉस्ट कम हो लगते हैं। रिडक्शन इज वेस्ट केमिकल सिंथेसिस राउंड। देन हम आते हैं कोर कंप्यूटेशनल वर्कफ्लो, स्ट्रक्चरल बेस्ड डिजाइन, जिसमें ऑटोमेटेड लिगेंड बाइंडिंग, पोस्ट जनरेशन एंड इंटरेक्शन स्कोरिंग यूजिंग द पाईटॉर्च बेस्ड जीएनएनएस। सेकेंड हमारा है प्रॉपर्टी प्रेडिक्शन, जो भी आपके मशीन लर्निंग के थ्रू जो भी हम ड्रग डिजाइन कर रहे हैं उसके लिपिंस्की रूल निकाल सकते हैं, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बिना लेबोरेटरी में टेस्ट किए हम कंप्यूटर के थ्रू भी बहुत सारे स्टडीज कर सकते हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम होता है और कॉस्टिंग भी बहुत ही कम आता है। देन डी नोवो जनरेशन, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स जनरेटिंग नोवेल स्माइलिस कैंडिडेट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर बाइंडिंग एफिनिटीज। हम स्माइलिस जो है एक तरीके से आपके वर्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के, जिसके थ्रू हम लोग डॉकिंग में यूज़ होता है आपका, उनके जो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर में यूज़ होता है, तो वो भी हम लोग इन सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस पाइथन के थ्रू, एआई के थ्रू कर सकते हैं। सो एक तो स्पीड फास्ट है 10x, प्लस जो कॉस्ट है वो 60% कम हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, पाइथन से हम डायरेक्टली जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बाइंडिंग पोजेस हैं, उनके दो इंट्रैक्शंस हैं, ये हमारा ड्रग है, ये उसके इंट्रैक्शन साइट्स हैं, और ये हमारा प्रोटीन है, उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं इजी वे पे। ठीक है, ये कुछ कोड्स हैं जिसमें यूज़ होते हैं अभी तो फिलहाल। हाँ, अगर आपको रियल वर्ल्ड में देखना है, सीखना है आरडी किट के बारे में या डीप कैम के बारे में, कैसे ये पाइथन में काम करता है, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपको क्या सीखना है, क्या मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको कोडिंग के थ्रू दे सकूं, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा अगले कुछ दिनों में। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेज 2, जो कि हमारा है प्री क्लिनिकल स्टडीज़। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ मतलब होता है बिफोर द क्लिनिकल। जहाँ पर क्लिनिकल टर्म्स आएगा वहाँ पे समझिए ह्यूमन बींग्स आएंगे। तो
तो प्री क्लिनिकल मतलब ह्यूमन बींग्स पे जो हमने लीड ऑप्टिमाइज किया है, लीड डिज़ाइन किया है, उसको चेक करने से पहले हम प्री क्लिनिकल करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में इन विट्रो भी आते हैं और इन विवो भी आते हैं। मेनली इन विवो आते हैं। जो इन विवो होता है उसका मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। खासकर हम लोग यूज़ करते हैं इन विवो में एनिमल मॉडल्स, एनिमल का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका रेट हो, माइस हो, गिनी पिग हो, हैमस्टर हो, या फिर रेबिट हो या कैट हो, ये सब कर सकते हैं। बट याद रखिए, एनिमल्स हैव राइट टू डू गुड लाइफ, सो कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद द प्रॉपर एथिक्स। जब भी आप एनिमल बींग्स पे वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर उसके अप्रूवल के थ्रू, प्रॉपर उसके हाइजीन मेंटेन करते हुए, प्रॉपर उसके एथिक्स के हिसाब से आप काम कीजिएगा तो ही सही रहेगा। आप बिना एथिक्स के एनिमल पे काम नहीं करेंगे, ये आपके बैन है। सो इसमें बेसिकली करते क्या है, फर्स्ट हमारा फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग, मीन्स चेक द थेरेपेटिक एंड एक्यूट साइड इफेक्ट्स ऑफ सेलेक्टेड लीड एंड सेफ्टी फार्माकोलॉजी। देन हमारा है फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइलिंग, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल मतलब होता है ड्रग हमारे बॉडी में लेने के बाद उसका मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे वो मेटाबलाइज्ड हो रहा है और कैसे हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट हो रहा है। तो ये सब की स्टडी हम लोग कर सकते हैं प्री क्लिनिकल पे। देन हमारा होता है टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। जाहिर सी बात है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, अननोन बना रहे हैं, तो टॉक्सिक भी हो सकता है। याद रखिए, एवरी सब्सटेंस इज ए पॉइजन। ठीक है, अगर वो अंडर द लिमिट है तब वो एक ड्रग की तरह ट्रीट हो सकता है। बियॉन्ड द लिमिट हम लोग ड्रग का यूज़ करेंगे, चाहे मेडिसिन का यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक ही होगा, हमारे लिए पॉइजन ही होगा। याद रखिए। सो चेक द टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द लीड। देन हमारा है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। इस दौरान प्री फॉर्मेशन हम लोग जो भी हमने एक्टिविटी कर ली है, हमने सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन किए वर्चुअली, उसको स्क्रीन आउट किया। सपोज उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स बेस्ट निकले, उस 10 मॉलिक्यूल को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए और उन 10 मॉलिक्यूल्स का हम लोग टॉक्सिसिटी चेक करेंगे। ठीक है, कौन सा सेफ्टी प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद उसमें एनिमल्स पे चेक करेंगे, उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे। देन अगर सब कुछ सही रहा, उनकी प्रोफाइलिंग अच्छी हो, एक्टिविटी भी बेस्ट हो, साइड इफेक्ट्स भी कम हो, तब हम लोग करते हैं प्री फार्मुलेशन। अब उनके जो सोलबिलिटी है, उनके जो IR डेटा है, NMR डेटा है, आपके UV है, आपके लेमडा मैक्स है, उसके कैलिब्रेशन कर्व है, तो जो भी हम लोग जो बनाते हैं फॉर्मुलेशन, चाहे वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, इमल्सन, सस्पेंशन हो, उसके बनाने के लिए जो पहले हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं प्री फार्मुलेशन। जो भी स्टडी करते हैं, चाहे उसके सोलबिलिटी हो, मल्टी पॉइंट हो, pH हो, सब कुछ वो जरूरी है, क्योंकि ड्रग का नेचर के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसे हम टेबलेट बनाएंगे, या बात करें ओरल डोसेज फॉर्म बनाएंगे, या फिर लिक्विड बनाएंगे, प्रिंटर बनाएंगे, IV बनाएंगे, या क्या बनाएंगे। ठीक, तो वो जरूरी है। आप अभी तक तो पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो भी। नेक्स्ट हमारा है रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द प्री क्लिनिकल स्टडीज। जाहिर सी बात है, बिना रेगुलेटरी अप्रूवल के आप एनिमल पे भी या ह्यूमन पे भी काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारी जो बॉडी है इंडिया पे, वो हमारा है CCSEA, जिसे बोलते हैं कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। पहले ये CPCSEA था, अभी हो गया है CCSEA। जो बहुत सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, उनको अप्रूवल देता है एनिमल हाउस रन करने के लिए, जिसमें हम एनिमल हाउस ओपन कर सकते हैं, एनिमल उसमें रख सकते हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा काम होता है, जो भी इंस्टीट्यूट हैं जिनको मिला है अप्रूवल, वो अपना ISC गठन करता है, कमेटी बनाती है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जिसका काम होता है जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे एनिमल पे, उन सारे प्रोटोकॉल्स को, प्रोसीजर्स को प्रॉपरली वेरीफाई करना, चेक करना कि वो सही है कि नहीं है, उनके हिसाब से उनको अप्रूवल देना कि कौन सा स्पीसीज के लिए है, कौन सा वेट पे काम करना है, कौन सा डोज पे काम करना है, कौन सा एनिमल मॉडल लेना है, ये सब कुछ जो है रिव्यू करती है हमारा IIC। देन आते हैं हम लोग IND एप्लीकेशन। सब कुछ ठीक रहा तो उन लीड मॉलिक्यूल्स को हम लोग डालते हैं IND, मीन्स इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो प्रोमोसिंग लीड नीड टू बी IND एप्लीकेशन। The filling the application of investigational new drug to Food and Drug Administration to conduct clinical testing and human beings। तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना, हम एनिमल पे जो है जस्ट उसको ड्रग लेते हैं API के फॉर्म पे, सिंपल सा सस्पेंशन बना देते हैं और ओरली ले लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स बीइंग अपने आप से ड्रग नहीं ले सकता, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ले सकते हैं। तो इसलिए प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट करने के बाद, प्री फॉर्मेशन करने के बाद
आपका एक डोसेज फॉर्म बनाते हैं, डोज ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर हम लोग क्लिनिकल पे जाते हैं। तो उससे पहले क्लिनिकल ह्यूमन बीइंग में टेस्ट करने से पहले हमको फाइलिंग करनी पड़ती है IND FDA पे। उसके अप्रूवल के बाद ही हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के मेन 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, जहाँ पे फेज 1 सेफ्टी एवल्यूएशन के लिए होता है, फेज 2 हमारा एफिकेसी के लिए होता है और फेज 3 दोनों के लिए होता है, मीन्स सेफ्टी एंड एफिकेसी बोथ। बात करें इनके क्या बेसिक डिफरेंस हैं, तो अगर इसको बांटे तो हम लोग एक तरीके से 5 फेज मार सकते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। फेज 0 जो है बहुत ही माइक्रो पायलट फेज होता है, बहुत ही ड्रग अननोन होता है, बिल्कुल अननोन होता है। तो उससे हम लोग 10 to 15 वॉलंटरी पेशेंट पे करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लेजर कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग केवल 10 to 15 हेल्दी एनिमल्स पे, हेल्दी वॉलंटरी मतलब ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट करते हैं। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड द ड्रग रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स पे कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड एडमिनिस्टर्ड एट द सब थेरेपेटिक डोज, जो हम लोग थेरेपेटिक डोज होता है, सपोज हमारा 100 mg पर केजी या 100 mg डोज हुआ किसी ह्यूमन बींग्स के लिए, एडल्ट के लिए, तो हम लोग उससे नीचे ही डोज देते हैं फॉर द नोवेल ड्रग। देन होता है हमारा फेज 1 ड्रग, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें हम लोग 10 to 100 हेल्दी वॉलंटरी लेते हैं। हेल्दी वॉलंटरी लेंगे, ये हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे क्या उसके इफेक्ट हो रहे हैं। केवल एंटी कैंसर ड्रग में ही हम लोग कैंसर पेशेंट पे ही यूज़ करेंगे क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 पे, बाकी सभी पे हेल्दी पेशेंट यूज़ करते हैं। फॉर द सेफ्टी इवैल्यूएशन, इसमें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक स्टडी करते हैं, साथ साथ हम लोग करते हैं साइड इफेक्ट्स में आपके मेन ह्यूमन बींग्स पे क्या उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है फेज 2, इसमें 100 to 300 वॉलंटरीज पेशेंट यूज़ होते हैं, जिसमें एफिकेसी पे ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट फेज 1 पे सेफ्टी पे, फेज 2 पे एफिकेसी पे, इसमें हम लोग असेसमेंट ऑफ डोजिंग रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी भी चेक करते हैं। देन फेज 3 जो लार्ज स्केल पे होता है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे याद रखिए फेज 1 में हेल्दी पेशेंट यूज होते हैं, हेल्दी वॉलंटरी यूज होते हैं, जबकि फेज 2 और फेज 3 पे एफिकेसी के लिए होता है और ये एफिकेसी और सेफ्टी दोनों के लिए होता है। इस पे हम लोग पेशेंट यूज करते हैं, जो डिसीज पेशेंट हैं वो यूज करते हैं। ठीक, कंपेरेटिव स्टडी विद द स्टैंडर्ड थेरेपेटिक एंड साइड इफेक्ट्स, तो इसमें हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में ड्रग हैं उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि उस क्या मार्केट में जो ऑलरेडी ड्रग अवेलेबल हैं क्या उससे एफिकेसी बेहतर है, साइड इफेक्ट्स कम है। जाहिर सी बात है, जब भी नए ड्रग लॉन्च होते हैं तो वो नया ड्रग पुराने ड्रग से बेहतर होगा, दो मामले में, एक तो इफेक्टिवनेस के मामले में और सेकेंड है उसके साइड इफेक्ट्स के मामले में। साइड इफेक्ट्स कम से कम होना चाहिए और इफेक्टिवनेस हाई से हाई होना चाहिए, प्लस वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, याद रखिए। आते हैं देन उसके बाद एफडीए में अप्लाई करते हैं, एनडीए जो आगे बताऊंगा। उसके बाद हम लोग उससे जाते हैं मार्केट में, सेल करते हैं। मार्केट में फिर होता है फेज 4, जिसे बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस, जहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस चेक करते हैं, जिसमें एडीआर रिपोर्टिंग है, असेसमेंट ऑफ रिस्क बेनिफिट रेशियो है, ताकि लॉन्ग टर्म उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये समझ में आएगा, तभी वो मार्केट में बना रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दिखने लगेंगे तो वो रिपोर्ट होता है हमारे, अगर बात करें हम लोग इंडिया पे, तो आपका जो आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस की आपका टीम होती है, वहाँ डायरेक्टली हम लोग उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंडिया पे एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर्स भी हैं, एएमसीज भी हैं, जैसे कि हमारा जो कॉलेज है SSCPS श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, वो भी एक तरीके से एएमसी है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर भी है, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो डायरेक्टली आप मुझे भी रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी ड्रग का एडीआर, उसका ऐप भी आता है। ठीक, अब समझते हैं नेक्स्ट। देन है स्टेज 4, जहाँ पे हम लोग एनडीए अप्लाई करते हैं, मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल 3 खत्म होता है, फेज 3 खत्म होता है, तो हम लोग एनडीए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, कहाँ एफडीए में, ताकि हम उसको मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है, फिलिंग द एप्लीकेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू एफडीए टू मार्केटिंग ऑफ द न्यू ड्रग। ये कुछ इरा हैं, उनके कुछ मेडिसिन के नेम लिखे हुए हैं जो कि मार्केट पे आए हैं, न्यू मॉलिक्यूल डिज़ाइन हुआ है, बना हुआ है, डिस्कवर हुआ है। जैसे कि बात करें 10th सेंचुरी पे कॉफ़ी डिस्कवर हुआ था, 1803 मीन्स 1803 एंड 05 के अराउंड में मॉर्फिन, 1877 पे पैरासिटामोल, 1901 पे एड्रेनालिन, 1912 पे विटामिन सी, 1921 पे इंसुलिन, देन पेनिसिलिन, देन आइबुप्रोफेन, देन इटरोकॉक्सिब। ये जो ड्रग हैं फेज वाइज डिस्कवर हो रहे हैं और आज के डेट पे बहुत सारे ड्रग डिस्कवर हो चुके हैं।
तो ये बेसिक्स हैं हमारे ड्रग डिस्कवरी फेजेस के डेवलपमेंट के। और मैंने आपको ये बताया कि पाइथन कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो पाइथन का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा मेन ड्रग डिस्कवरी फेज में होता है। तो अगर आपने पाइथन सीख लिया होगा, पढ़ेंगे, तो आपको जो ड्रग डिस्कवरी के जो स्टेजेस हैं, ड्रग डिज़ाइनिंग है, आपके वर्चुअल स्क्रीनिंग है, डॉकिंग है, उनके इमेज प्रोसेसिंग होता है, इमेज जनरेशन होता है, आईआर डेटा, एनएमआर डेटा, सबको इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, स्टैटिक लगा सकते हैं, जो आप लोग पाइथन में पढ़ रहे हैं। सो आई होप इस वीडियो पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, पीजी के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे पाइथन ही नहीं, पाइथन के अलावा जितने भी रिसर्च के टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करेंगे। तो ये आपके फार्मेसी की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो रिसर्चर हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी हैं। सो कीप वॉचिंग।